नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मेरे द्वारा जो आपके लिए पॉलिटी की सीरीज़ चलाई जा रही है, तो उसी सीरीज़ का मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और आप आज का जो हमारा चैप्टर है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो लगातार डेली बेसिस पे आप लोगों ने देखे होंगे। और जो भी स्टूडेंट जो पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके से मैंने हैंड रिटन से आपको पॉलिटी जो है पढ़ाई है। करीब 20-21 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप पहली बार अगर विज़िट करें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप उच्च न्यायालय का चैप्टर जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो हर चैप्टर जो है एक दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। तो अगर आपको उच्च न्यायालय डिटेल में समझना है, तो आपको सबसे पहले मेरा एक जो लेक्चर है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बताया, तो आपको सबसे पहले वो जो है जो चैप्टर है उच्चतम न्यायालय, उसको आपको ढंग से पढ़ना होगा। उसके बाद में ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो कहीं ना कहीं जो भी चैप्टर होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और उन चैप्टर को अगर आप जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है कुछ चीज़ें आपसे स्किप हो जाएंगी। वरना मैं तो पूरा करवाने की कोशिश करूँगा ही, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जो है उच्चतम न्यायालय वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में ही ये लेक्चर जो है सुनिए। और जो भी स्टूडेंट लगातार डेली बेसिस पे हमारी क्लास रेगुलर देख रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो उच्च न्यायालय के बारे में क्या कहा गया कि भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर कार्य करता है। तो हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, उसके बाद में नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं कोर्ट आते हैं, जो जिला स्तर पर होते हैं, तो वो आते हैं। तो हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे आता है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे और अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर। थोड़ी सी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो भारत में उच्च न्यायालय जो संस्था है, इसका सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? ये 1862 में हुआ था, जब जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1862 में होने के बाद में 1866 में क्या हुआ कि एक चौथा उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना इलाहाबाद में भी स्थापित हुआ। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत में अपना उच्च न्यायालय बन गया। ऐसे देखिए धीरे धीरे यही प्रोसेस रही। और उस समय जो हमारा भारत था उस समय प्रांतों में बटा हुआ था। तो जितने भी प्रांत थे उन सभी का एक एक उच्च न्यायालय बना दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ? 1950 के बाद प्रांत का जो उच्च न्यायालय था वो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। जो प्रांतों से हम लोगों के स्टेट बटे थे, तो जो भी न्यायालय था जिस स्टेट के हिस्से में आया, तो वही जो है उस स्टेट का उच्च न्यायालय बना दिया गया। आगे बात करते हैं संवैधानिक उपबंधों की। हम देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें उच्च न्यायालय की जो है व्याख्या कहाँ पे है। तो भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पहले प्रोसीजर यही संविधान का था कि संविधान निर्माताओं ने कहा कि जितने भी स्टेट होंगे सभी के लिए एक एक उच्च न्यायालय बनाया जाएगा। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पारित हुआ, उसमें कहा गया कि संसद को अधिकार दिया गया कि वह जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि 2 स्टेट हैं, दो स्टेटों के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाई जा सकती है। ये और 2 स्टेट हैं, मान लीजिए उसमें एक यूटी जोड़ दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिया गया, तो इन तीनों का ही एक उच्च न्यायालय बन सकता है। तो संसद के ऊपर ये बात डिपेंड कर दी गई कि आप अपनी स्थिति परिस्थिति जो देखने के बाद में आप उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। तो जो संसद जो उच्च न्यायालय को जो बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार किसको मिला है? संसद को मिला है। तो अभी अगर करंट की बात करें तो 25 टोटल जो है 25 उच्च न्यायालय भारत में स्थापित किए जा चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के जो है उनका गठन कैसे होगा, स्वतंत्रता उनको किस तरीके की मिली है, न्यायिक क्षेत्र क्या क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, प्रक्रिया क्या है, इनके बारे में जो है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक वर्णन किया गया। और भाग कौन सा है हमारा? भाग है 6। अब हम लोग देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय का संगठन होता है वो किस तरीके से। अच्छा, उच्च न्यायालय में संगठन की बात करें तो क्या होता है? वहाँ पे न्यायाधीश बैठे होते हैं। तो न्यायाधीश की हम लोग बात करें कैसे नियुक्ति होती है, उनको किस तरीके से हटाया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो न्यायाधीश की बात करें, अगर नियुक्ति की बात करें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है, लेकिन उसके लिए वो परामर्श लेता है। किन किन से लेगा?
संबंधित राज्य के राज्यपाल से हो गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे लेगा, और कौन, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ जो है न्यायाधीश होंगे, उनसे वो सलाह लेने के बाद में जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि उसकी योग्यताएं उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनके लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई। तो सबसे पहले बात तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो या फिर कहीं किसी कोर्ट में वकील रहा हो। उसके बाद में क्या कि 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, जो है जिला स्तर पे जो है जिला जज या फिर जिला स्तर पर जो भी कोर्ट होते हैं तो उनमें कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रहा हो। तो ये सारी योग्यताएं थी, आप लोगों ने देख ली। उसके बाद में कहते हैं कि अच्छा, अब बात करें शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो होगा वो न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है, मैक्सिमम 62 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं और ये कभी भी अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं, ये भी बात लिखी है। अब हम लोग देखेंगे कि देख लिया कि किस तरीके से नियुक्त होते हैं और क्या क्या उनके क्राइटेरिया और शपथ कौन दिलाता है। अब हम बात लोग करेंगे कि उनको हटाया किस तरीके से जा सकता है। तो हटाता कौन है, राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने के, देखिए हटाता कौन है, राष्ट्रपति, और किस तरीके से हटाएगा वो प्रोसेस अब हम लोग देखेंगे। न्यायाधीश को हटाने का आदेश जो है संसद द्वारा उसी सत्र में उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। और प्रस्ताव जैसे कि क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय है उसके अगर न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए संसद में जो है प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके बाद में ही, और जिस सेशन में लाया जाता है उसी सेशन में जो है विशेष बहुमत के द्वारा उसको पारित होना चाहिए। संसद के जिस सेशन में लाया गया, एक ही सत्र में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेशन चेंज हो जाए। तो उसी सेशन में जब लाया जाएगा और उसी सेशन में जो है विशेष बहुमत के द्वारा संसद के दोनों सदनों यानी कि प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना आवश्यक है। और उसके वो जो हटाने के 2 आधार होंगे, क्या है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, ये 2 आधार होते हैं न्यायाधीश को हटाने के। तो न्यायाधीश को किस तरीके, संसद के आदेश के द्वारा राष्ट्रपति उनको हटाता है। तो हम लोगों ने देख लिया, और आगे थोड़ा इसमें और 2-3 बातें वो भी हम लोग पॉइंट जो है देख लेते हैं कि जब संसद में कैसे प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो उसमें लोकसभा के 100 सदस्य जो है हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव जो है अध्यक्ष को सौंपेंगे। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य जो है सभापति को अपना हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव सौंपेंगे। और आगे बात करते हैं कि जो अध्यक्ष एवं सभापति होगा वो प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। देखिए क्या होता है कि संसद में जो है हटाने की प्रक्रिया तो चालू की जाती है, तो प्रस्ताव जो लाया जाता है, अगर राज्यसभा में लाया गया तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, लोकसभा में लाया गया तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद में जाता है अध्यक्ष के पास में, तो अध्यक्ष को ये पावर होती है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। मान लीजिए स्वीकार किया, उसके बाद में क्या होता है कि 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है जिसमें कि न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि वो जो आरोप लगे हैं न्यायाधीश पर हटाने के लिए क्या वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद में अगर ये समिति अपनी रिपोर्ट देने के बाद में मंजूरी देती है तो उसके बाद में जो है राष्ट्रपति, उसके बाद में क्या होता है कि संसद में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके बाद में जो है मतदान होता है, विशेष बहुमत अगर मिल गया तो उसके बाद में राष्ट्रपति इनको हटाने का आदेश जारी करता है। आगे हम लोग देखेंगे अच्छा, इन न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इनका जो स्थानांतरण कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा स्थानांतरण इनका होता है, यानी कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय होता है उसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति होती है। कब होती है, वही कि जब कोई न्यायाधीश, जैसे कि जो मुख्य न्यायाधीश हमारा है वो उस समय अनुपस्थित है या बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से, अगर वो उपस्थित है तो उसके स्थान पे जो है एक अन्य न्यायाधीश को, जो वो उसी उच्च न्यायालय का होता है वरिष्ठ न्यायाधीश, तो उसको वहाँ पे उसके पद पर बैठा दिया जाता है। तो वो उस समय जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग बात करें सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अच्छा, जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त की आयु होती है 62 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अगर फ़िलहाल उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको वापस बुला लिया जाता है। तो उनको कौन बुलाता है, मुख्य न्यायाधीश बुलाता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। वही है कि अगर मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि केसेस ज़्यादा हैं और काम का बोझ ज़्यादा है तो उसको जो है इनको सेवा पे रख लेता है। अब हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की बात कर लें। तो उच्च न्यायालय देखिए महत्वपूर्ण संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ये अपने निर्णयों से
कई लोगों को प्रभावित करती है, जनमानस को प्रभावित करती है, लोगों की ज़िंदगी मतलब कि ज़िंदगी के निर्णय इसको करने पड़ते हैं। और तो इसलिए इसको स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं इस पे कोई प्रेशर होना चाहिए कि अगर प्रेशर पॉलिटिकल पार्टियां अगर इस पे प्रेशर डालेंगी कि अगर मनमाने तरीके से इसको निर्णय लेने में मतलब कि बाधा पहुंचाएंगी, तो उसके लिए कुछ स्वतंत्रता भी हमारे संविधान में है। तो क्या क्या स्वतंत्रताएँ हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि नियुक्ति की विधि में देखिए क्या होता है कि नियुक्ति विधि में जो है कि इनका जो कोर्ट होती है, इनकी खुद की प्रक्रिया होती है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हस्तक्षेप नहीं करती है। और कार्यकाल की तो सुरक्षा होती है, मैक्सिमम 62 वर्ष तक तो ये अपने पद पर बने ही रहते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियां अगर इनको हटाना भी चाहें तो उनको विशेष बहुमत चाहिए होता है, जो कि आसान नहीं होता किसी भी पार्टी के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत लाना। तो इनको कार्यकाल की भी एक तरीके से सुरक्षा मिली है। संचित निधि पर भारित व्यय, अच्छा इनको वेतन, इनके जो वेतन होते हैं ना, तो उन पे संचित निधि पर भारित व्यय होने का मतलब है कि उसके वेतन पर मतदान नहीं होगा, ना ही घटाया बढ़ाया जाएगा। ये बात जो है इसमें लिखी होती है कि संचित निधि पर जो भी भारित व्यय होता है उस पर मतदान नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं कि न्यायाधीशों के कार्यों पर चर्चा नहीं की जाएगी, तो उनको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप तटस्थ होकर निर्णय दिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो साक्ष्यों के आधार पर जो भी निर्णय दिया गया तत्कालीन साक्ष्यों के आधार पर, तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि संसद में कोई उंगली उठा रहा है कि आपने ये निर्णय गलत दिया, तो उस पर कोई भी निर्णय जो भी उसने लिया तो उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। बात करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद में वकालत पर प्रतिबंध, अच्छा उनका जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो भी समाप्त कर दी जाती है कि हाँ आप जो है कहीं पे वकालत नहीं कर सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके निर्णय डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करता है, क्योंकि उनको पता ही है कि यहाँ पे जो हमारा जो कार्यकाल है समाप्त होने के बाद में हम यहाँ पे इस कोर्ट में वकालत कम से कम नहीं करेंगे, यहाँ क्या किसी अन्य कोर्ट में भी नहीं करेंगे। तो जो है उनको जो है इससे निर्णय लेने में उनको हेल्प मिलती है। अब बात करें कि अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। अब मान लीजिए उन्होंने कोई जो है रूल पास किया या फिर कोई आदेश दिया, अगर कोई व्यक्ति या अधिकारी उस निर्णय को नहीं मान रहा है तो उसको दंड देने की शक्ति भी होती है उच्च न्यायालय के पास में। और कार्यपालिका से पृथक्करण तो होता ही है कि कार्यपालिका जो है अपने काम में, देखिए आर्टिकल 50 जो है उसमें साफ साफ लिखा है कि कार्यपालिका का जो है विधायिका से जो वो क्या नाम जो न्यायपालिका है उसका कार्यपालिका से पृथक्करण, ये बात आर्टिकल 50 में लिखी है कि जो है कि कार्यपालिका के कार्यों में न्यायालय दखल नहीं देगा और न्यायालय के कार्यों में कार्यपालिका दखल नहीं देगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय है उसका न्याय क्षेत्र देखेंगे और उसकी शक्तियाँ देखेंगे कि वो क्या क्या कार्य करता है और उसका न्याय क्षेत्र कितना बड़ा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अच्छा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो होता है कि प्रथम दृष्टया सुनवाई, जैसे कि सीधा कोई नागरिक है वो सीधा अगर जाता है कोर्ट में, तो उच्च न्यायालय में अगर वो सीधा जाता है तो मतलब कि जो लोकल लेवल पे जो होते हैं हमारे जिला स्तर पे जो अदालतें होती हैं उसमें ना जाके सीधे उच्च न्यायालय पे जाता है, तो जैसे कि अपील लेकर नहीं गया सीधे वहीं पे पहुँच गया, तो ये उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा उच्च न्यायालय के। आगे क्या क्या इसमें आता है कि अधिकारिता का मामला हो, वसीयत का मामला हो, विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, न्यायालय की अवमानना से जुड़े जो मुद्दे होंगे वो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे। और क्या क्या आएंगे, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होंगे वो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। और क्या आएगा कि नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो होता है वो भी इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। और क्या आएगा, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले। वही है कि अधीनस्थ न्यायालयों में कोई ऐसा मामला चल रहा है जहाँ पे संविधान की व्याख्या की ज़रूरत हो, तो ये भी जो है ये मुद्दे उठ के कहाँ पे जाते हैं, ये केसेस जाते हैं हाई कोर्ट में। तो ये जो संविधान की व्याख्या वाला होगा ये भी जो है इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। बात कर लेते हैं रिटें। अच्छा देखिए, रिटें जो होती हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आदेश, ये सारी की सारी मैंने जो है आपको उच्चतम न्यायालय वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से कवर कराई थी। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो तो आपको अच्छी तरीके से याद होंगी। मैंने एक एक करके रिट आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी थी। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उच्चतम न्यायालय वाला वीडियो तो आप लोग देख लीजिए। तो आपके जो रिटें जितनी भी हैं मैंने एक एक करके आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, तो मैं उनको यहाँ पे स्किप कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको समझाने वाला नहीं हूँ। तो अच्छा, बात करें कि जो रिट क्षेत्राधिकार है ये इसका आर्टिकल आप याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की जो रिटें जारी करने की शक्ति है कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल 226 में। और सुप्रीम कोर्ट की किस में लिखी है, आर्टिकल 32 में।
अच्छा, जो रिटों से जारी करने से संबंधित मुद्दा है, अच्छा ये जैसे कि किस लिए जारी करता है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिटें जारी करता है, और सामान्य कानून होता है उनके लिए भी रिट जारी करता है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी की जा सकती है, और हाई कोर्ट में क्या है कि सामान्य कानून के लिए भी रिट जारी की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है पीसीएस वगैरह में स्टेटमेंट टाइप के आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये अपीली क्षेत्राधिकार, इसका अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है कि जैसे दीवानी मामले हो गए और आपराधिक मामले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होती हैं, तो उनसे उठकर जो दीवानी मामले वही है कि ज़मीन जायदाद वाले, और आपराधिक मामले जो है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गया, हत्या वाले मुकदमे, उनको आपराधिक मामले बोलते हैं। तो इनकी जो है अपील कहाँ पे की जाती है, वो की जाएगी हाई कोर्ट में। ज़िला कोर्ट से जाके कहाँ जाती है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लोकल वाले कोर्ट होते हैं, उसके बाद में मामला उठ के कहाँ पे जाता है, हाई कोर्ट में। तो ये जो मामला है ये अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है हाई कोर्ट के। अच्छा, पर्यवेक्षीय जो है क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षक के तरीके से भी ये कार्य करता है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालय, जो मान लीजिए स्टेट है और उसमें जो ज़िले होंगे, तो जिला स्तर पर जो भी न्यायालय होंगे, बस सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नज़र रखता है। और क्या करता है, वहाँ मामले वहाँ से स्वयं मंगवा भी सकता है। कोई केस अगर वहाँ पे चल रहा है जिला स्तर पर, तो उसको अपने पास में मंगवा सकता है। सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है और उनके लिए जारी कर सकता है, और उनके प्रयोग कार्रवाई को नियमित एवं प्रपत्र निर्धारित करता है। तो उनके किस तरीके से वो कार्य करेंगे, ये सब कौन जारी करता है, ये अधिसूचना हाई कोर्ट जारी करता है। किस तरीके की प्रक्रिया होगी तो और किस तरीके की कार्रवाई होगी, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट डिसाइड करता है। अब बात करते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण भी रखता है। कैसे रखता है, जैसे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनकी तैनाती करता है, उनकी पदोन्नति करता है, और क्या करता है, यह राज्य की जो न्यायिक सेवा होती है के तैनाती, स्थानांतरण हो गए, सदस्यों के अनुशासन हो गया, अवकाश उसकी स्वीकृति करता है, पदोन्नति आदि के मामलों को भी देखता है। तो ये मामले जो हैं अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण के मामले में इसको इंक्लूड किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये अभिलेख न्यायालय होता है। तो अभिलेख न्यायालय किस तरीके से होता है, जैसे कि उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई होती है, फैसले होते हैं और जो कार्य होता है, वो शाश्वत स्मृति परिसाक्ष्य, मतलब कि साक्ष्य के तौर पर रखे जाते हैं, सबूत के तौर पर, और इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। और अधीनस्थ न्यायालय में कार्रवाई के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। मान लीजिए सेम मामला किसी ने जैसे कि क्या होता है कि कोई केस है, उच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया है, और सेम मामला अगर जिला स्तर पर आता है, और क्या है कि जो जिला स्तर का जो कोर्ट होगा वो उस तरीके का वही सेम फैसला ही सुनाएगा, और वो डिफरेंस फैसला नहीं सुना सकता है। जिस बेसिस पे अगर सेम साक्ष्य सेम केस है, अगर कोई वैसा ही आता है, तो जो है उसको जो है जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो उसी के तरीके से भी उसको भी निर्णय लिया जाएगा। जो एडवोकेट वकील होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो उच्च न्यायालय जो निर्णय देता है, तो इन निर्णयों को साक्ष्य के तौर पर पेश करते हैं कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में। तो वो कहते हैं कि देखिए इस तरीके से इन मुद्दों पर जो है उच्च न्यायालय ने इस पे फैसला इस तरीके का सुनाया, तो वो साक्ष्य के तौर पर ये चीज़ें रखी जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय में एक और शक्ति मिलती है कि इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास, आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का भी अधिकार होता है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो उसको कारा जेल भी जा सकता है, और उस पर जुर्माना या फिर दोनों ही उस पर लगाए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो जैसे कि राज्य विधानमंडल हो गया, ठीक है, और केंद्र सरकार, मान लीजिए संसद और जो विधानसभा होती है राज्य की, तो ये जो कानून बनाती है, अधिनियम हो गए, कार्यकारी आदेश हो गए, तो इनकी जो जांच होती है कि इन्होंने संविधान के मुताबिक ही ये कानून बनाए, ऐसा तो नहीं इन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया। मान लीजिए ऐसा ना हो किसी मूल अधिकार का किसी का हनन हो रहा हो, तो ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया। तो इसका जो परीक्षण करता है वो कौन करता है, हाई कोर्ट। तो ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही करते हैं। तो इसकी जो शक्ति ये जो इनको मिली है, तो इस शक्ति को बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। यदि मान लीजिए वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ऐसा कोई मतलब कि कानून बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, जो कोर्ट होती है उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी और वो कानून नहीं बन पाएगा। तो हमारा जो चैप्टर था उच्च न्यायालय वाला वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, तो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, चलिए उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं।
तो आर्टिकल 214 है, इससे रिलेटेड इसमें क्या लिखा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। ये बात कहाँ लिखी है? 214 में। 215 में क्या लिखा है? उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, जो कि अभिलेखी न्यायालय अभी हम लोगों ने पढ़ा। 216 में लिखा गया कि उच्च न्यायालय का गठन किस तरीके से होगा, ये बात 216 में लिखी। 217 में क्या लिखा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति एवं दशाएं क्या क्या होंगी, नियुक्ति किस तरीके से होगी और उनकी दशाएं क्या होगी, योग्यताएं क्या होगी, तो ये बात 217 में लिखी। 218 में क्या लिखा है? उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना। और 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ लिखी है वो कहाँ लिखी है? 219 में। 220 में लिखा है स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, वही है कि इनकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 221 में लिखा है कि न्यायाधीशों का वेतन कहाँ पे लिखा है? 221 में। तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय का जो टॉपिक है वो, सॉरी, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो टॉपिक है, उम्मीद है कि मैंने इसमें जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। और जो आपको MCQ के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं हमारे चैनल पर, तो उनको भी आप लगातार फॉलो करते जाइए। तो वहाँ पे आपको MCQ फॉर्म में आपको अपनी तैयारी चेक करने का मौका मिलता है। तो जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट के मिलने लगेंगे, और इसी तरीके से क्लासेस भी आपको सभी तरीके के मिलने लगेंगी, और आपको जो है बेहतर से बेहतर मटेरियल आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी ऑल सब्जेक्ट की। और अगर आपका कोई सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आपको किसी बात को लेकर कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने की। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।